हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से हैं। आज मैं आप लोगों को चुंबकत्व तथा गॉस नियम यानी कि मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ के बारे में बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युतिकी में हम गॉस नियम पहले ही पढ़ चुके हैं और उस नियम के अनुसार हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है और वो पृष्ठ जो है वो बंद पृष्ठ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया एक बंद पृष्ठ। ठीक है, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बंद पृष्ठ से जो परिणामी वैद्युत फ्लक्स होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो परिणामी वैद्युत फ्लक्स होता था हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक सतह पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है। मान लेते ये भी एक सतह है, ठीक है, ये भी एक सतह है, ये भी एक सतह है, ये भी एक सतह है। तो प्रत्येक सतह पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, ई वैद्युत क्षेत्र और फिर क्षेत्रफल सदिश का हम लोग डॉट गुणांक करेंगे। तो दोनों का हम लोगों ने क्या कर दिया, डॉट गुणांक कर दिया। ठीक है, और फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमें इस पूरे सतह से क्या मिल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ये फाई किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा इंडिकेशन है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, समझ में आ गया, फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, अब यहां पर गॉस ने कहा यार ये मामला थोड़ा अटपटा लग रहा है। गॉस ने कहा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गॉस ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आप एक काम करिए, इसके अंदर देखिए कि कितने सारे आवेश जो है वो मौजूद है। तो इसके अंदर धनात्मक आवेश भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऋणात्मक आवेश भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि Q1 है, Q2 है, बहुत सारे इसके अंदर आवेश है। तो सबसे पहले आपका जो काम है आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कर दीजिए Q नेट। ठीक है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो परिणामी जो हमारा आवेश है उसको सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा। और परिणामी आवेश हम लोग कैसे निकाल देते हैं, सारे आवेश को जोड़कर। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे 1 कूलम है और 2 कूलम है, ठीक है, इनका परिणामी आवेश कितना हो जाएगा, 3 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो सारे आवेशों को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इससे निकलेगा आपका Q नेट और नीचे क्या करना होगा, बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाता है, ये गॉस ने अपने नियम के अनुसार बताया है। चलिए, क्या गॉस का नियम जो है चुंबकत्व में वैलिड है क्या, तो जवाब है हाँ। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में भी ये गॉस का नियम वैलिड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस नियम को वैलिड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1/ε0 को हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, म्यू नॉट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1/ε0 को आपको किस में बदलना है, म्यू नॉट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग एक बात और जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको चुंबकत्व में तब्दील कर रहे हैं। यहां पर क्या है, नेट आवेश कितना होगा। तो यहां पर Q की जगह पर आपको देखना होगा, ठीक है, ध्रुवों की प्रबलता M नेट देखना पड़ेगा। यहां पर Q नेट है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा ध्रुवों की परिणामी प्रबलता। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग यहां पर जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हो जाएगा हमारा चुंबकत्व वाला फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, ये कितना होता है, Q नेट बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है वैद्युत वाला फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स हम लोगों को मालूम है, वैद्युत फ्लक्स हमें पहले से ही मालूम है जी। ठीक है, फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हमें पहले से ही मालूम है। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, चुंबकत्व वाला फ्लक्स। तो करना कुछ नहीं है, इस वैद्युत फ्लक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चुंबकत्व वाला फ्लक्स फाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर इसको हम लोग Q नेट गुने 1/ε0, समझ में। Q नेट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्रुवों की परिणामी प्रबलता। तो M नेट हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
1/ε0 की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, म्यू नॉट रख देंगे। तो बस यहाँ पर 1/ε0 की जगह पर म्यू नॉट रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये गॉस का नियम चुंबकत्व में हो जाएगा, मैग्नेटिज्म में हो जाएगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात कि ये गॉस नियम हो गया, ये जो चुंबक, ये जो हमारा ये क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स, ये कितना आएगा जरा सोचिए तो आप, चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स है। अच्छा एक सवाल पूछना चाहते हैं, यदि हम ये बोले कि यहां पर हम लोग रख देते हैं क्या, ये हम लोगों ने एक बंद पृष्ठ बनाया, ठीक है, तो बंद पृष्ठ हम लोगों ने ऐसे बनाया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर यदि हम लोग कोई भी चुंबक को यदि रखेंगे, तो चुंबक को रखेंगे तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक चुंबक में केवल और केवल उत्तरी ध्रुव ही हो, तो जवाब है नहीं। एक चुंबक में केवल और केवल उत्तरी ध्रुव ही हो, ये संभव नहीं है। जब चुंबक है, समझ में आ गया, तो उसके पास दो ध्रुवों का होना निश्चित है, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और एक हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि सर क्या करें हम इस चुंबक को यदि बीचों बीच यदि काट देते हैं तो उत्तरी ध्रुव हमारा अलग हो गया और फिर हमारा दक्षिणी ध्रुव भी अलग हो गया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं करके देखिए। तो हम लोग आइए करके देखते हैं, उन लोगों का बात मानते हैं तो उन लोगों को करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको किया, तो हम लोगों ने देखा अरे यार ये उत्तरी ध्रुव तो है ही और यहाँ पर बन जा रहा है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही आपने उसको फॉरकेट किया, अलग अलग पार्ट में तोड़ा, तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव तो पहले से ही है, यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी ध्रुव। यानी कि चुंबक का दो साथी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों साथी को कभी आप अलग नहीं कर पाएंगे। जहां पर उत्तरी ध्रुव होगी समान प्रबलता की दक्षिणी ध्रुव होगी, ठीक, समझ में आ गया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंदर यदि हम लोग चुंबक को रख देते हैं, मान लेते हैं चुंबक को हम लोगों ने रख दिया, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक को हम लोगों ने बिल्कुल भी अंदर में रख दिया। तो एक बात बताइए, जो एमनेट का जो मान होगा, यानी एमनेट हमारा कितना आएगा, तो एमनेट का यदि हम लोग मान देखेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, ये प्लस एम है तो ये माइनस है। उत्तरी ध्रुव की प्रबलता यदि प्लस एम है तो इसकी प्रबलता माइनस एम है। तो एमनेट के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमेशा एमनेट यदि क्षण चुंबक को या किसी भी चुंबक को इसके अंदर यदि हम डालेंगे तो जो हमारा एमनेट का मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, अब बहुत सारे लोग दिमाग चलाते हैं, चलिए उन्होंने एक दिमाग चलाया, उन्होंने प्रश्न पूछा, सर यही ना बात है, एक ही चुंबक रखते हैं, क्या रखते हैं, एक ही चुंबक को रख देते हैं, ठीक है, मेरे भी दिमाग में प्रश्न आता था, और वो कहते देखिए आधा अंदर कर दिया और आधा बाहर, इधर साउथ पोल को इधर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को इधर कर दिया और उत्तरी ध्रुव को यहां पर कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो प्रश्न करेंगे कि देखिए ना सर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल इस बंद पृष्ठ के अंदर उत्तरी ध्रुव है, तो हम बोलेंगे कि नहीं बाबू आप गलत हैं, ये समझिए कि चुंबक यहीं तक है, ठीक है, समझ में आ गया। उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव भी होगा, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को अंदर कर दिया, दक्षिणी ध्रुव को बाहर कर दिया और बोल रहे हैं कि देखिए ना सर यहाँ पर तो एमनेट है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि समझिए इसको कि ये पूरा इसको चुंबक हम मानेंगे, जो कि अंदर में क्या है, चुंबक है, तो अंदर में चुंबक है तो उत्तरी ध्रुव होगा तो दक्षिणी ध्रुव भी होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, इसको आपको फॉरकेट कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया, और समझ लो कि है ही नहीं। और यहाँ पर आप बड़े ही ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसमें जो एमनेट है वो हमेशा 0 ही आएगा, हर एक स्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में एमनेट का मान जो होगा वो 0 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बात को देख रहे हैं, एमनेट हमेशा क्या आएगा जी, तो एमनेट तो हमारा हमेशा आ रहा है 0 के बराबर।
तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो हमेशा, क्योंकि एम नेट हमेशा शून्य आएगा, तो चुंबकीय जो फ्लक्स होगा वो हमेशा शून्य ही आएगा। समझ में आ गया? तो ये इसको चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग वेबर से हम लोग लिखते हैं और W इसका साइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यही गॉस का नियम है किसमें? चुंबकत्व में। ठीक है, समझ में आ गया? एक बात और, तो ये यहाँ पर हमेशा क्यूनेट क्या हमेशा शून्य होगा क्या? तो जवाब है नहीं। एक धनावेशित आवेश, एक ऋणावेशित आवेश हमेशा जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि जहां धनावेशित होगा आवेश वहां पर ऋणावेशित होगा ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। कहीं धनावेशित हो सकता है, कहीं ऋणावेशित हो सकता है। इसीलिए कभी क्यूनेट शून्य होगा, कभी क्यूनेट शून्य नहीं भी होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा कभी शून्य आ सकता है, धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, लेकिन जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो हमेशा शून्य के बराबर ही आएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसके परिभाषा को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ठीक है, किसी पृष्ठ से, ठीक है, किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। तो ये गॉस का नियम क्या है? किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से, ठीक है, किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ये बात तो आप लोगों को मालूम है ही, सदैव क्या होगा? शून्य होता है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, यही तो होता है चुंबकत्व तथा गॉस का नियम। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, चुंबकन तीव्रता। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने एक छड़ ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया हम लोगों ने? छड़। ठीक है, और ये क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। मतलब चुंबक जो है उस चुंबकीय पदार्थ पर बल लगा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हो गया हमारा एक चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आवेश से यदि आपको समझना है तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक चालक ले लिया। क्या ले लिया? एक चालक। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम क्या करें कि सबसे पहले हम लोग यहां पर एक लगा दे रहे, कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने यहां पर लगा दिया। और यहां पर हम लोग चुंबकीय पदार्थ है तो कौन सा क्षेत्र लगाएंगे हम लोग लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बात आप यहां पर देख सकते हैं, जब आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो जवाब है हाँ जी, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लग रहा होगा। तो हो क्या रहा है, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर लगने वाला जो बल है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र का दिशा है
उसके विपरीत दिशा में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बल लगेगा। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है तो सारे इलेक्ट्रॉन पर बल पीछे की तरफ लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे, इधर आ जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। समझ में, सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आवेश होगा वो धनात्मक आवेश होगा और यहाँ पर जो आवेश होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा। समझ में आया, ये बात हम लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपने बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाया, समझ में आ गया। अब इस चालक के अंदर यहां पर देखेंगे तो एक बाहरी है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, तो इस पर एक बाहरी जो आपने लगाया है वो तो बाहरी है ही, लेकिन इस आवेश के वितरण के वजह से, ठीक है, यहां पर इसके अंदर भी आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया। और वो वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा अंदर वाला, कैसे मालूम चलेगा, सबसे पहले हम लोग धनात्मक आवेश ले लेते हैं, तो ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इस धनात्मक आवेश पर जो परिणामी बल लगा रहा है उसका दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका दिशा ऐसे हो गया, ई इंटरनल। और होगा क्या कि जब तक ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों परिमाण में बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है परिणामी बल लगता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया, ये बात आपको, ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों के दोनों बराबर हो गए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब हम लोग कहेंगे कि जो चालक के अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन शुरू में चालक के अंदर क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्योंकि शुरू में ई एक्सटर्नल ज्यादा था, बाहर वाला ज्यादा था, अंदर वाला कम था, लेकिन जैसे जैसे आवेश यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे ऋणात्मक आवेश बढ़ता गया, यहाँ पर धनात्मक आवेश बढ़ता गया, ई इंटरनल बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ई नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, बस ये 0 न्यूटन बाई कूलम। ठीक, अब आइए और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र, ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश का मतलब हो गया हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। धनात्मक आवेश का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। तो यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसका कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। धनात्मक आवेश जैसे समझना है यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ऋणात्मक आवेश को दक्षिणी ध्रुव की तरह समझना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 ध्रुव होंगे। ठीक, समझ में आ गया। और यहां पर आपने यहां पर देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये मैग्नेट बन गया, ये तो एक चुंबक बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इसके उत्तरी ध्रुव भी हो गए और इसके दक्षिणी ध्रुव भी हो गए, तो ये तो हमारा एक चुंबक बन गया। अब चुंबक बन गया तो आखिर इसका इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, ये हमको निकालना है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि आखिर इसका इंटेंसिटी कितना है, चुंबकन तीव्रता कितना है। तो सबसे पहले जो चुंबकन तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान समझना होगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको चुंबकन तीव्रता को हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चुंबकन ये हो गया हमारा तीव्रता, ठीक है, ये चुंबकन तीव्रता हो गया, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से जी लिखते हैं। ठीक है, और यह एक सदिश राशि भी है। तो सबसे पहले हमारा इसमें इसका जो सूत्र होता है वो होता है पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। तो पदार्थ में उत्पन्न, पदार्थ में उत्पन्न
चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और बटा में हम लोग क्या लेते हैं, इसका पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन भी तो होगा, तो हम लोग कहेंगे पदार्थ का आयतन। ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए चुंबकीय आघूर्ण तो होगा जी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो सबसे पहले हम लोग आई एक सदिश राशि है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एम। ठीक है, चुंबक में उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण पहले तो एम बटा भी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, m बटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो m का दिशा किधर होगा, आप देखेंगे m का दिशा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कैसे होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर m का दिशा हो जाएगा। समझ में आ गया। मान लेते हैं m बाई भी हो गया, इसका मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये हमारा हो गया इसका ये क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला जो ऊपर बाहर वाला पार्ट ये क्षेत्रफल हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं a है। समझ में आ गया। इसकी जो लंबाई है वो l है। ठीक है, समझ में आ गया। सतह, इस सतह का जो क्षेत्रफल है, ठीक, तो इसकी लंबाई l है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग को मालूम है I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बटा भी। m बटा भी हम लोग I बराबर लिख सकते हैं परिमाण में देखे तो। ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, ये हमें मालूम है। I बराबर हम लोग m बटा भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, m के जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो m की जगह पर सबसे पहले यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हुआ है उसकी ध्रुवों की प्रबलता होगी स्मॉल m। ठीक है, समझ में आ गया। गुने हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच में जो लंबाई है वो कितना है, वो l के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। और बटा हम लोग क्या लिख देंगे, भी। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स आ गए, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ये m क्या है, m है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चुंबकीय आघूर्ण भी लिख सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। ये तो पहले से ही मालूम है। ठीक, आघूर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पदार्थ का आयतन। ये तो भी इसके नीचे तो हम लोगों ने लिख ही लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने l क्या है, l जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, पदार्थ की लंबाई। पदार्थ की लंबाई हमारी कितनी है, वो है हमारा l है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और भी क्या है, पदार्थ का अंदर m क्या है, ध्रुवों की प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से, प्रबलता, तो ये हो जाएगा हमारा m। ठीक है, इसमें चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले I के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो m इंटू l, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो भी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेलन है। ठीक है, और बेलन का जो त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका त्रिज्या जो है r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। और यदि इसकी लंबाई l है तो पाई इस वाले क्षेत्रफल से, ठीक है, पाई r स्क्वायर से यदि l से गुना कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले, इस क्षेत्रफल से इसके लंबाई को गुना कर देंगे तो इसका आयतन मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, a क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या माना हुआ है, a, ठीक, गुने l। ये चीज आपको ध्यान समझना होगी, a ये क्षेत्रफल गुने लंबाई, इसका आयतन निकल गया। अब आइए l से l हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि ध्रुवों की प्रबलता आपको देखनी है और साथ ही साथ आपको देखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक, इस सतह का, ठीक है, बेलन का सबसे ऊपरी जो सतह है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और ये सतह क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, एक तल है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो m बटा a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह कैसा राशि है, I एक सदिश राशि, I एक सदिश राशि है, सदिश राशि है,
सदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब यह एक सदिश राशि है, हमें ये मालूम है। ठीक है, आई का दिशा, ठीक है, आई का दिशा किसके समांतर है? आई का दिशा समांतर है हमारा एम के। ठीक है, समझ में आ गया। एम का दिशा होगा और आई का दिशा होगा, वो समान होगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एम का दिशा किधर है? बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा जो है वो हमारा एम का दिशा, यानी कि तीनों का दिशा। यदि बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारा आप देख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, और जो हमारा चुंबकन तीव्रता है, इन तीनों का दिशा समांतर है। तीनों का दिशा बिल्कुल भी एक है। ठीक है, ये सदिश राशि है, इसका परिमाण हम लोगों को निकल जाएगा। इसका एसआई मात्रक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एम का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। और ये तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इस एम से एम कट जाएगा, यानी कि एम्पियर बाय मीटर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। तो एम्पियर बाय मीटर इसका एसआई मात्रक होगा। आई का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? मात्रक एम्पियर बाय मीटर है, ये हम लोगों को मालूम है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। जो प्रश्न हमारे सामने उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा एक एक पदार्थ है और वो उसका आकार बेलन की तरह है। ठीक है, इस बेलन का जो त्रिज्या है वो है हमारा 1/√पाई मीटर। ठीक है, ये इसका त्रिज्या हो गया है। ठीक है, ये लंबाई हो गई। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आपको हम लोग यहाँ पर चुंबकन तीव्रता के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दे दिया, मान लेते हैं 100 टेस्ला, कितना भी टेस्ला का उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो ध्रुवों की प्रबलता हुई, ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ध्रुवों की प्रबलता कितनी हो गई? ये हो जाएगी हमारा लगभग 10 एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्रुवों की प्रबलता हो जाएगी, तो सबसे पहले जो चुंबकन तीव्रता होगी वो कितना होगा? आई। तो आई सबसे पहले हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हमारा क्या होता है? स्मॉल एम बटा ए। तो स्मॉल एम हमारा कितना है? 10 एम्पियर मीटर। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, एम की जगह पर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर कितना है? 1/√पाई। तो कितना हो गया? 10/पाई। और आर का वर्ग करेंगे, जैसे आर हम लोगों को मालूम है कितना है? 1/√पाई। आर का यदि वर्ग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/पाई। इधर भी वर्ग होगा तो रूट इसका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आर का वर्ग 1/पाई हो जाएगा। तो आर के जगह पर, आर का वर्ग की जगह पर 1/पाई हम लोग लिख देंगे, ये कट जाएगा। और ये हमारा इसका जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर बटा मीटर है। तो A/m इसका एसआई मात्रक हो जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।